वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे 9th क्लास के प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं भैया। कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने आप में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है बेटा। सबसे पहले तो नाम क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक हो। साइक्लिक का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करती हो, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी बेटा? जैसे ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी और ये एक पॉइंट है डी। अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए को मिलाया मेरे भाइयों बी से, बी को मिलाया सी से, सी को मिलाया डी से और डी को मिलाया ए से। अ क्वाड्रिलेटरल whose vertices lie on a circle is called a cyclic quadrilateral. is called a cyclic quadrilateral. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करती है उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम्स है। उनमें से जो सबसे पहली थ्योरम है ना, सबसे पहले मैं आपको बेटा उसके पास लेके आया हूँ और वो थ्योरम बड़ी प्यारी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बना रहने देते हैं बेटा, थ्योरम डायरेक्ट लिख देते हैं। थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट जो थ्योरम है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये है सबसे कमाल की चीज। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं बेटा वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ए के अपोजिट में क्या है बेटा? सी। तो जो सबसे पहली थ्योरम है वो है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सिमिलरली बी और डी भी अपोजिट एंगल है, तो सिमिलरली कहानी क्या आएगी? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कहानी होती है बेटा किसके अंदर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करे। और पहली थ्योरम क्या है उसके अंदर? कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट मीन्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने की कहानी बेटा मैं आपके सामने लेके आता हूँ। एक एक करके आपको पूरी स्टेप्स क्लियर हो जाएगी, मज़ा आएगा बेटा आपको। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप समझ ही चुके हैं कि मैं करने वाला क्या हूं। तो गिवन तो कंडीशन आपको पता लगी गई है बेटा। जो फिगर है हमारा, ये ए, ये बी, दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट सी है और यहाँ पे एक पॉइंट डी है। इन चारों पॉइंट को ज्वाइन किया, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से। ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। हमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो लिख देता हूँ टू प्रूव की कहानी क्या है। टू प्रूव है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड बस ये हो जाएगा। तो वो तो अपने आप ही प्रूव है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री प्रूव हो गया तो क्वाड्रिलेटरल में हमें थ्योरम पता होती बेटा। हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के अंदर पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो डेफिनेटली बचे हुए दोनों का सम भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने एक काम किया बेटा, यहाँ पे ए को सी से ज्वाइन किया और बी को डी से ज्वाइन किया। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा भाइयों वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्वाइन AC एंड BD। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करना पड़ा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्वाइन AC एंड BD। सबसे पहले मैंने A को C से ज्वाइन किया दोस्तों और फिर उसके बाद मैंने B को D से ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जैसे ये वाली कहानी हुई
तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इस आर्क ए बी को कंसिडर करूं तो मुझे ये पता लग चुका है एंगल ए सी बी एंगल ए डी बी के बराबर है। ये देखिए, ये जो आर्क है, प्रूफ जो है आपको देना जो स्टार्ट कर रहा हूँ, बड़ा सीधा सा प्रूफ है। देखिएगा, इस आर्क ए बी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस आर्क ए बी ने एक एंगल तो ये बना रखा है बेटा, जिसका नाम है एंगल ए सी बी, और इसी आर्क ए बी ने एक एंगल बना रखा है दोस्तों एंगल ए डी बी। ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी प्रीवियस थ्योरम ने हमसे कहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो पहले तो एंगल ए सी बी किसके इक्वल आ गया? एंगल ए डी बी के, और ब्रैकेट में लॉजिक जरूर लिखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बस इतना समय लिख रहा हूँ, आपको पता ही है कि ये कहानी क्यों हुई है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं बच्चों, वो एंगल क्या होते हैं? वो एंगल इक्वल होते हैं। ये हो गई हमारी कहानी। उसके बाद देखिए, ये तो यहाँ की पिक्चर हुई, फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ और दिख रही है बेटा। अगर मैं कौन से आर्क को, पहले तो मैंने आर्क ए बी को कंसिडर किया, लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने काम क्या किया? कंसिडर आर्क ए बी एट ए टाइम, ए इस वाले आर्क को लिया पहले। अब मैं इस आर्क बी सी को कंसिडर कर रहा हूँ। तो बी सी आर्क को लेने पे आप दिमाग लगाना, कुछ और भी प्रोग्राम हो रहा है। जैसे मैंने इस आर्क बी सी को कंसिडर किया, एक तो एंगल बन रहा है बी ए सी, और एक एंगल बन रहा है बच्चों बी डी सी, ये वाला बी ए सी। ये एंगल आ जाएगा बच्चों किसके इक्वल? बी डी सी के। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, और लॉजिक सेम, एंगल बी ए सी किसके इक्वल आ गया? एंगल बी ए सी एंगल बी डी सी के इक्वल आ गया। तो बेटा अगर हम इसको बोल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था। वो कहानी यहाँ से आई थी, एंगल 1 बराबर एंगल 2। और अगर हम इसको एंगल 3 बोलते हैं और इसको एंगल 4 बोलते हैं, तो यहाँ से पता लग गया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो बेटा 1 तो 2 के बराबर है, ये रहा 1, ये 2 के बराबर है, और 3 जो है वो 4 के बराबर है। और यहाँ पर आपको लॉजिक वापस अप्लाई करना पड़ेगा, क्या? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा भाइयों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, जैसे ही ये वाली कहानी हुई, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जैसे मुझे पता लग गया 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इरेज करूँगा भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। देख लीजिए 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, ये जो 1 है ये 2 के बराबर है, 3 जो है ये 4 के बराबर है। दोनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड करने वाला हूँ, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करने वाला हूँ। तो एक बार इक्वेशन वापस आपके लिए लिख देता हूँ। एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर रहा हूँ। जैसे ही दोनों इक्वेशन को प्लस करूँगा, मैं लिखूँगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये मेरी कहानी आ गई। जैसे मैंने ये काम किया बेटा, मुझे पता लग गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया बेटा? एंगल 2 प्लस 4 के बराबर आ गया। अब देखिए 1 और 3 जो है ना, इस वाले ट्राइंगल के एंगल है। अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 के बारे में अगर बात चल रही है, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी। तो इस ट्राइंगल में अगर हम बात करेंगे 1 प्लस 3 अगर मुझे निकालना है, तो 1 प्लस 3 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा? 180 डिग्री में से इस वाले एंगल को माइनस कर दूँ। 1 प्लस 3 का मतलब क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस दिस एंगल। तो ठीक है बेटा, हम बात करते हैं 1 प्लस 3 के बारे में। तो क्या काम करेंगे? 180 डिग्री माइनस दिस एंगल। तो इस एंगल को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं बेटा 5। तो बेटा ये थोड़ी सी अपने को यहाँ पे एक स्टेप चेंज करनी पड़ेगी, वरना ये सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए 1 इक्वल टू 2 बोला था मैंने, फिर मैंने 3 इक्वल टू 4 बोला था। तो इसको पता है 4 इक्वल टू 3 ऐसे करके लिख लो भाई। 3 इक्वल टू 4 बोलो या 4 इक्वल टू 3 बोलो, बात तो एक ही है ना। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। अब जैसे इक्वेशंस को ऐड करेंगे ना, तो बेटा 1 में क्या प्लस होएगा? 1 में प्लस होएगा आपका 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और इधर क्या आएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। बस इतना सा चेंज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सारा जो कुछ अपना किया हुआ है वो पूरा एक्यूरेट है। बस अपने को ये 4 इक्वल टू 3 लिखना है, ताकि इधर प्लस होने पे अपने को ये एंगल मिल जाए। अब देखिए जैसे मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 4 किया ना, ऐसा करते ही 1 प्लस 4 का मतलब क्या हो गया? इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल डी। 1 प्लस 4 मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल डी। तो 1 प्लस 4 की जगह क्या लिख दिया मैंने? एंगल डी। ठीक है, और ये इक्वल टू की जगह बेटा इक्वल टू एज इट इज है 2 प्लस 3।
ये रहा बेटा 2 + 3, ये अपनी जगह एज इट इज़ है। तो एंगल D इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। अब कहानी ये है, मज़ेदार काम अब आपका स्टार्ट होगा। मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे प्रूव करना था कि एंगल B + एंगल D ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मुझे ये प्रूव करना था एंगल B + एंगल D 180 होना चाहिए। तो D तो मुझे मिल ही चुका है, D कितना है? 2 + 3। मैं एक काम करता हूँ, इधर B प्लस कर देता हूँ, तो उधर भी मुझे B प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ सेम काम करना पड़ता है। और इधर B प्लस करने से मुझे मेरा LHS का रिजल्ट मिल जाएगा। तो एड एंगल B ऑन बोथ साइड, एड एंगल B ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे मुझे एंगल B क्या करना है बेटा? प्लस करना है। तो बेटा दोनों साइड पे मैंने क्या एंगल B प्लस कर दिया, तो हमने बोला एड एंगल B ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे दोनों साइड पे एंगल B प्लस करूँगा तो इधर क्या आ जाएगा? एंगल B + एंगल D। और इस तरफ क्या आ जाएगा? एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल B। अब देखिए 2 + 3 + एंगल B करते ही मज़ा आ गया। 2 + 3 + एंगल B, एंगल B का मतलब होता है ये पूरा एंगल। ठीक है, तो 2 + 3 + एंगल B। जैसे ये वाली बात बोलूँगा बेटा, इसका आंसर मुझे मिल चुका है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2, 3 और B ये तीनों इस वाले ट्राइंगल के एंगल है। ये तो 2 है, ये 3 है, और बेटा ये एंगल क्या है? B है। तो किसी भी ट्राइंगल में हमें एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 2 + 3 + B, इसका आंसर मुझे अभी से पता है कितना? 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? एंगल B + एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, और कहानी ख़त्म। तो B + D कितना आ गया? 180 डिग्री। तो मैंने प्रूव कर दिया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब मुझे A + C अगर 180 प्रूव करना है, तो मुझे एक कहानी अच्छे से पता होती है, एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। B + D कितना पता है? 180। तो B + D की जगह 180 लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा एंगल A + एंगल C + 180 और इक्वल टू में कितना? 360 डिग्री। क्या करना है? A + C निकालना है, तो लिखेंगे एंगल A + एंगल C इक्वल टू 360 - 180 एंड द आंसर इज 180 डिग्री। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई क्या? कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी कहानी। अब इसकी कन्वर्स लेके आते हैं। तो बेटा जो कन्वर्स थ्योरम है वो आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो चुकी है। कन्वर्स थ्योरम बड़ी सिंपल है। जैसा पहले बोला था कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कैसा दे रखा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अभी कहानी एकदम बिल्कुल कन्वर्स है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के कोई से भी अपोजिट एंगल्स का, ये वाले चाहे ये वाले, अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है ना, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल डेफिनेटली क्या होता है? साइक्लिक होता है। साइक्लिक मतलब उसकी चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर लाई करेगी। तो ये कहानी फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो देखना मैंने क्या किया बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ये P है, ये Q है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया बेटा R, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया S। तो मैं इन चारों पॉइंट्स को मिला दूंगा और एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ये। तो मैंने एक PQRS बेटा एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब आपको मजा आने वाला है। तो PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका प्रूफ जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल वही प्रूफ है बेटा जो मैंने आपको कल एक थ्योरम बताई थी ना, उसका कॉन्सेप्ट था क्या? कि अगर एक लाइन सेगमेंट इधर है, 2 पॉइंट उधर है, तो जो कहानी मैंने आपको वहाँ पे सिखाई थी ना बेटा, ये चारों पॉइंट क्या होने चाहिए? कौन साइक्लिक होने चाहिए। तो वो की वही पिक्चर आने वाली है आपके पास। तो इसका प्रूफ मैं कैसे दूंगा? सबसे पहले तो मुझे पता है कि 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है, सिंस PQR आर नॉन कोलिनियर, ये 3 पॉइंट क्या है बेटा? नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर मुझे गिवन होते हैं तो मैं उनसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। सिंस PQR आर नॉन कोलिनियर वी ड्रॉ अ सर्कल। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो भैया PQR जो है, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से जाएगा और उसने इस तरह से इंटरसेक्ट कर दिया। तो सिंस PQR आर नॉन कोलिनियर वी ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, जैसे अपन ने सर्कल बनाया, उसने इस RS को इंटरसेक्ट कर दिया। वी ड्रॉ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स RS। उसने RS को इंटरसेक्ट कर दिया बेटा कहाँ पे? यहाँ पे। इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया T, एट अ पॉइंट T। अब मज़ा आएगा आपको। इस T को मैंने क्या कर दिया बेटा? Q से ज्वाइन कर दिया।
ये काम कर दिया मैंने ज्वाइन QT, ज्वाइन QT। अब आपको मज़ा आ जाएगा। अब इतना शानदार काम होने वाला है। मुझे दे रखा है यहाँ पे कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, कोई से भी एक पेयर का। तो मैंने बोला कि एंगल P प्लस एंगल S कितना दे रखा है, 180 डिग्री। मुझे दे रखा है एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? मुझे कहा गया है, क्वेश्चन में गिवन है, मेरी थ्योरम में ऑलरेडी बोला गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। P प्लस S 180 डिग्री है, ठीक है। और जैसे ही बेटा मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल की जो 3 वर्टाइसेस ली थी PQR, इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेने पे मैंने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल ने इस RS को T पे इंटरसेक्ट किया। तो देखते मुझे पता लग गया PQTR इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भैया PQTR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्यों? क्योंकि चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई कर रही है। सिंस PQTR इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भैया ये तो मज़ा आ गया। PQTR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि चारों वर्टाइसेस कहाँ पे लाई कर रही है, चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई कर रही है। अब अगर PQTR साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम लगाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या? अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल कौन है? P और T। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल P प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2। और ये जो गिवन कंडीशन थी वो है इक्वेशन नंबर 1। तो 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 से अगर मैं देखता हूँ तो दोनों का RHS पार्ट इक्वल है। 1 और 2 से अगर मैंने चेक किया तो दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, तो LHS पार्ट इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल S दैट इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल T। और ऐसा होते ही मज़ा आ गया, P से P कैंसिल, एंगल S इज इक्वल टू एंगल T। मुझे रिजल्ट मिल गया। S किसके बराबर है? ये एंगल S किसके बराबर आ गया? इस वाले एंगल T के। और ऐसा होते ही ज़िंदगी का वापस बहुत बड़ा अनर्थ। क्या? एक्सटीरियर एंगल जो है ना, कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल QST ट्राइंगल में लफड़ा पड़ गया बेटा। QST ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल के बराबर आ गया। इन ट्राइंगल QST दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल T का नाम यहाँ पे अपन बोल देते हैं Y, और इसका नाम दे देते हैं अपन बेटा X। तो ये जो एंगल Y है ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ गया? एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल आ गया। तो इन ट्राइंगल QST एंड एक्सटीरियर एंगल Y इज इक्वल टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल X विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? आगे का डायलॉग आपको पता ही, एन एक्सटीरियर एंगल कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। लिखना है आपको, एन एक्सटीरियर एंगल कैन नेवर बी इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल है वो कभी भी इंटीरियर एंगल के बराबर हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, ये y, अगर मैं इस एंगल का नाम यहाँ पे z दे दूँ तो ये y जो है ये x प्लस जेड के बराबर होता है। तो y कभी भी ना तो x के बराबर हो सकता है ना z के बराबर हो सकता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये हो गई कहानी। तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो बेटा अगर ऐसा है तो ये तो कहानी क्या है? गलत हो गई। दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर कहानी क्या हो गई? तो कहानी ये हो गई कि ये S और T ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं हैं, ये एक ही पॉइंट है। इसका मतलब S और T विल कोइंसाइड, देयरफॉर। लेकिन भाई सिचुएशन तो ये आ गई, सिचुएशन तो क्या आ गई कि x और y बराबर है। तो x और y तो एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं जब S और T क्या करे? कोइंसाइड करे। देयरफॉर S एंड T विल कोइंसाइड। इसलिए S और T क्या करेंगे बच्चों? कोइंसाइड करेंगे। और अगर S और T कोइंसाइड करेंगे तो हमें क्लियर हो गया कि PQTR जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो PQRS ही है। तो S और T कोइंसाइड करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
इसलिए हमें पता लग गया कि पी क्यू आर एस क्या है बच्चों, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर ये वाली थ्योरम उसकी जस्ट कन्वर्स है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो फिर वो क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। वो हमने प्रूव कर लिया। अब आपके लिए और अच्छी थ्योरम्स लेके आ रहा हूँ बेटा, स्क्रीन पे देखिएगा आप। नेक्स्ट थ्योरम आपके लिए स्क्रीन पे रेडी हो चुकी है। थ्योरम बड़ी शानदार है, हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। इफ़ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो उसके अपोजिट के इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। देखिए कैसे है, प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, सर्कल बनाया। इसके अंदर हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसकी चारों वर्टाइसेस सर्कल पे। इसका मतलब ये जो अंदर की तरफ क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD, ये क्या है बच्चों, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। थ्योरम क्या है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए, मैंने इस साइड AB को प्रोड्यूस कर दिया बच्चों कहाँ तक, E तक। ठीक है, तो आप देखते जाइए, मैंने इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD की साइड AB को प्रोड्यूस कर दिया E तक। ऐसा करने पे जो एक्सटीरियर एंगल बना वो ये वाला एंगल है। इस एंगल का नाम क्या है, CBE। जो एक्सटीरियर एंगल बना वो है एंगल CBE। जो एक्सटीरियर एंगल बना बच्चों वो है एंगल CBE। तो ये एक्सटीरियर एंगल बना हमारे पास यहाँ पे CBE। मुझे प्रूव करना है ये एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट के इंटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। इंटीरियर एंगल इसके अपोजिट में क्या है, एंगल D। एंगल D का मतलब एंगल ADC। ये एंगल ADC के बराबर होना चाहिए। ये मेरी 2 प्रूव की कंडीशन है। मुझे ये बात प्रूव करनी है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके अपोजिट के इंटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। देखिए बेटा, बड़ा सिंपल तरीके से प्रूव करेंगे। आप एक काम करिए, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका नाम x लिख दीजिए, इसके अपोजिट का जो इंटीरियर एंगल है इसका नाम y लिख दीजिए। आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट x इक्वल टू y। अपन क्या एंगल का नाम देके करते हैं ना तो और शानदार काम होता है। x और y दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। x और y को इक्वल करना है, 1 मिनट में होने वाला है। देखिए प्रूफ बड़ा सीधा है, देखिएगा बेटा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। हमें पता है कि यहाँ पे एक कहानी है कि ये अंदर की तरफ ये जो इंटीरियर एंगल है, अगर मैं इस एंगल का नाम z दे दूँ तो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि x प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हैं। मुझे पता है ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल इंटीरियर एंगल है। x प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री और लॉजिक LP, लीनियर पेयर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बहुत अच्छी थ्योरम बताई है आज ही कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, y प्लस जेड इक्वल टू, ये भी 180 हो गया, y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। और इसका लॉजिक, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए कहानी क्या क्लियर हो गई। इक्वेशन 1 कहती है कि x प्लस जेड 180 है। इक्वेशन 1 ने बोला x प्लस जेड 180 है। इक्वेशन 2 ने बोला y प्लस जेड 180 है। तो बेटा दोनों इक्वेशन का RHS पार्ट इक्वल हो चुका है। अगर दोनों इक्वेशंस का RHS पार्ट इक्वल है, x प्लस जेड 180 है, y प्लस जेड भी 180 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिखेंगे बेटा, x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड। इधर भी z, इधर भी z, z से z की जिंदगी खराब। इधर क्या रह गया बेटा x, इधर क्या रह गया y, x इक्वल टू वाई। यही तो प्रूव करना था कि जो x है वो y के बराबर आना चाहिए, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है उसके अपोजिट के इंटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। बेटा कहानी खत्म हो गई। अब नई थ्योरम लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छी है, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों जो नेक्स्ट थ्योरम है वो स्क्रीन पे रेडी है। थ्योरम है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स के अगर आपने क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो यहाँ पे आप बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाह रहे हैं A का, B का, C का और D का।
तो ऐसा होने पे अंदर की तरफ जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना वो भी साइक्लिक होता है। तो थ्योरम तो याद रखनी है अपने को, हम इसको भी प्रूव करके दिखाएंगे। तो कहानी क्या है कि अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसके इंटीरियर एंगल्स के हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर मैंने ये इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, फिर मैंने ये इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया और फिर मैंने ये इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ऐसा होने पे ये अंदर की तरफ जो फिगर बन रहा है बेटा, इसका नाम दे देते हैं PQRS। मुझे बताना है कि ये जो PQRS है ना ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ी यूनिक थ्योरम है। पहले तो याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसके एंगल के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने पे अंदर की तरफ जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और अगर मुझे PQRS को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो देखिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि मुझे क्या करना है, मुझे टू प्रूव की कहानी ये है, मुझे प्रूव क्या करना है कि PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये प्रूव करना है। PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये प्रूव करना है। और हम जानते हैं अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के अपोजिट एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल P और एंगल R, अगर मैं इन दोनों एंगल का सम, मुझे इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे करना तो ये है लेकिन मैं ये कंडीशन लेके आऊँगा, क्योंकि जैसे ही मैं ये कंडीशन बोलूँगा मैं बोलूँगा PQRS में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसलिए PQRS क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए बेटा कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक कहानी पता है बहुत अच्छे से, क्या कि अगर हम एंगल P और एंगल R दोनों का सम 180 डिग्री लेके आना चाहते हैं तो एंगल P और एंगल R देखते कौन से ट्राइंगल के अंदर है। एंगल R आ रहा है इन ट्राइंगल ARB, इन ट्राइंगल ARB। बहुत सिंपल तरीके से बात बता रहा हूँ। उसके बाद इधर चलते हैं, अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल P के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आ रहा है इन ट्राइंगल DPC, इन ट्राइंगल DPC। बड़ी सिंपल सी कहानी है। मैं इन दो ट्राइंगल को लूँगा और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। देखना आप, इन ट्राइंगल ARB ट्राइंगल में मैंने क्या देखा बेटा, ये वाला एंगल दिस वन, ये वाला एंगल दिस वन प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता, हम जानते भैया कि ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अगर ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल क्या है बेटा, ये एंगल A का हाफ है। ये जो एंगल है ये इस वाले एंगल का हाफ है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाफ एंगल है। इस वाले एंगल को लिखा हाफ एंगल है प्लस एंगल R, प्लस एंगल R प्लस इस वाले एंगल को क्या लिखूंगा, हाफ एंगल B, हाफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई मेरी कहानी। ये एंगल A का हाफ, ये एंगल B का हाफ और ये हमारा एंगल R, हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। यही कहानी मैं ट्राइंगल DPC में जाके लिखूंगा। वहाँ पे मैं लिखूंगा इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए और प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या है बेटा, एंगल D का हाफ, हाफ एंगल D प्लस हाफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल P प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को प्लस कर दीजिए। सबसे सीधा सॉल्यूशन है इस वाली थ्योरम का। कुछ भी नहीं करना, इसको प्रूव करने के लिए बस इतना सा काम करना है। दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दीजिए। जैसे दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे बच्चों, LHS में LHS प्लस हो जाएगा, हाफ एंगल A प्लस एंगल R प्लस हाफ एंगल B, और अब उनको भी प्लस कर देते हैं, प्लस हाफ एंगल D प्लस हाफ एंगल D प्लस हाफ एंगल C प्लस एंगल P और इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए कहानी क्लियर है। हाफ हाफ वालों को सबको एक साथ ले लीजिए और P और R आप एक साथ कर दीजिए, क्योंकि P और R के बारे में हमको बात करनी है। तो ये रहा हमारा R, वो रहा हमारा P। तो पहले लिख देते हैं एंगल P प्लस एंगल R प्लस हाफ एंगल A, हाफ एंगल B, हाफ एंगल C, हाफ एंगल D। इन चारों में 1/2, हाफ क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया। तो 1/2 को तो कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। लिख दिया। A प्लस B प्लस C प्लस D, कहानी बड़ी मज़ेदार हो गई यार। ABCD जो है उसके चारों एंगल हो गई है, और ABCD जो है ना बच्चों वो अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें पता है सिंस ABCD इज
ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। अगर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है ना बेटा, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब ए बी सी डी चारों का सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो मैं कैसे लिखूंगा, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में कितना 360 डिग्री और इक्वल टू में कितना चल रहा है बच्चों 360 डिग्री। 2 से 360 कितनी बार कट जाएगा 180 टाइम्स। तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। कुछ नहीं करना, 180 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो कहानी खत्म। एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 360 माइनस 180। 360 में से अगर 180 जाएगा बच्चों तो आंसर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। थ्योरम इज ओवर। इसका मतलब कहानी क्या हो गई, कहानी ये हो गई कि अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो बेटा अंदर की तरफ जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से, वो क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये इसकी कहानी खत्म हो गई बेटा। अब आपके लिए एक और बहुत ही गजब की थ्योरम लेके आ रहा हूँ जो मेरी बहुत ही फेवरेट है बेटा। ये तो आपको जो थ्योरम मैंने बताई ना, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे। तो उस एग्जाम्पल नंबर 6 का डायरेक्ट बेटा ये सॉल्यूशन है अपने आप में। तो वहाँ पे वो एग्जाम्पल में एज ए क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये एक थ्योरम होती है तो अपने को याद रखनी है। अब मैं जो लेके आऊँगा बेटा वो आपकी सरकारी किताब में नहीं है, वो थ्योरम बड़ी शानदार है और आपको वो याद रही ना अगर, तो आपको सरकारी किताब के 2-3 क्वेश्चन तो इतने बच्चों जैसा माहौल लगेगा कि आप कहेंगे कि हाँ ये थ्योरम जो है ना ये याद रहने से बहुत बेनिफिट हुआ। और आर.डी. शर्मा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आपको उस थ्योरम से बहुत ईजिली आ जाएंगे समझ में। तो वो थ्योरम आपके लिए आने वाली स्क्रीन पे बच्चों। तो बच्चों देखो इतनी शानदार थ्योरम आपके लिए स्क्रीन पे आई है। तो मैंने आपसे के लिए किया था कि ये आपकी सरकारी किताब में दिया हुआ नहीं है, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बना के दे रखा है इस तरह से, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स बराबर है तो बेटा हम जानते हैं अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स बराबर है इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है वो हमेशा क्या होता है बच्चों साइक्लिक होता है, आपको ये याद रखना है। तो आपकी सरकारी किताब में तो ये इस तरीके से दे रखा है कि आप ये करिए, क्वेश्चन बना के दे रखा है वहाँ पे। और मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा आप इसको बोल सकते हैं, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। तो ये रिजल्ट तो याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमेशा क्या होता है बच्चों साइक्लिक होता है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो बेटा आपको बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी का। जिन बच्चों ने क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे से मुझसे पढ़ा हुआ है और जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देख रखे हैं यूट्यूब पे, उन बच्चों को तो इतनी आसानी से मैं इसको प्रूव करके बता दूंगा। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन पता है बहुत लेंथी है, आर.डी. शर्मा में भी बहुत लेंथी है और दूसरे जो आप बुक्स वगैरह प्रीफर करेंगे वहाँ पर भी आपको इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसको चुटकी में ख़त्म करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ सिखा रखी है दोस्तों, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले तो आपको फिगर अच्छे से समझा देते हैं कि भैया ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये ट्रेपेजियम बना हुआ है। तो ट्रेपेजियम में हमें बताना पड़ता है कि कोई सी भी पर्टिकुलरली एक साइड किसी के पैरेलल है। तो इस ट्रेपेजियम ABCD में AB पैरेलल है दोस्तों किसके है, AB पैरेलल है इसके अपोजिट वाली साइड DC के, और ये साइड इस वाली साइड के क्या दे रखी है बेटा इक्वल दे रखी है। ये तो हमारी गिवन कंडीशन है। मुझे बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक होना चाहिए। अब आ जाइए आप मेरी स्टाइल में बेटा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में मैंने आपको 2 बातें बड़ी शानदार बताई थी कि ऊपर वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं और नीचे वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का जो मेरा लेक्चर 3 है ना, आप उसको देखना एक बार अच्छे से, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने पूरा प्रूव कर रखा है वहाँ पे। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ऊपर वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं, नीचे वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो मुझे एक चीज़ पता होती है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD, जो रिजल्ट पता होता है मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मुझे थ्योरम ये प्रूव करनी है। एंगल C इक्वल टू एंगल D, ऊपर वाले दोनों एंगल ये हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर होता है। ठीक है, अब आगे चलिए आप। मुझे पता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और दुनिया का कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आ जाए चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है बेटा। तो पहले तो मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू
60 डिग्री और ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। तो भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री होता है और मुझे यहाँ पे बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम साइक्लिक होना चाहिए। तो मुझे इनडायरेक्टली प्रूव क्या करना है भैया, मुझे इसको साइक्लिक बताना है। और साइक्लिक बताने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करते हैं। तो इनडायरेक्टली मुझे b प्लस डी 180 प्रूव करना है। तो मेरी जो टू प्रूव की कंडीशन है ना वो ये है, एंगल b प्लस एंगल d इजिकल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए देखना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ b और d रहने दूंगा, सिर्फ a और c को रिप्लेस कर दूंगा। देखिए c किसके बराबर है, d के, तो c की जगह तो d लिख देंगे। a किसके बराबर है, b के, तो a की जगह भी b लिख देंगे। क्यों, क्योंकि b और d रखना है ओनली। तो a की जगह b रखा एंगल b प्लस एंगल b, c की जगह d रखा एंगल d प्लस एंगल d इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल b प्लस एंगल b ट्वाइस एंगल b, एंगल d प्लस एंगल d ट्वाइस एंगल d इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180, कहानी खत्म। एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 180 डिग्री। और मैं जानता हूँ अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाना चाहिए। जो मैंने मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन आपके लिए रखी थी वो प्रूव हो चुकी है बेटा, एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 180। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमेशा साइक्लिक होता है, खत्म कहानी। अब आपके लिए बेटा एक और प्यारी सी थ्योरम जो आपकी बुक में क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रखी है वो लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों देखो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए ये थ्योरम लिख दी है और आपको बता देता हूँ ये आपकी जो सरकारी किताब है उसका एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है। और इससे जस्ट पहले जो मैंने थ्योरम करवाई थी वो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो एक तरीके से ये आपकी बुक में क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने आप में थ्योरम्स होती है तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। प्रूव करना है तो प्रूव तो अपन करेंगे इसी। तो आपकी बुक में भी क्या है कि प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपके लिए पूरा फिगर बना देता हूँ। इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले तो बेटा अपने को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो ये तो मैंने सर्कल बना दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना भैया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये बना दिया मेरे भाइयों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दिया ए बी सी डी। तो कहा जा रहा है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो ए बी सी डी जो है ना इसके जो डायगोनल है, डायगोनल कब बनेंगे, जब ए को सी से मिलाऊंगा और बी को डी से मिलाऊंगा। लेकिन कहा जा रहा है ये जो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटर से पास होंगे। तो सीधी सीधी सी बात है, ये जो ए सी जो है ना भैया ये इस क्वाड्रिलेटरल का तो डायगोनल है लेकिन इस सर्कल का डायामीटर भी है। और ये बी डी जो है ये भी सेम कहानी लेके आया है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या भैया, सेंटर। तो ये मैंने पूरा फिगर बना दिया। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है वही हमारे सर्कल के डायमीटर्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बताना है कि अगर ऐसा किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो रहा है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो रिजल्ट तो याद रखना है, ये प्रूव अभी करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव कहानी ये है कि टू प्रूव की कहानी है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब भैया अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है ना तो सबसे बढ़िया काम यहाँ पे आप चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिए ना तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भैया, फिर वो क्वाड्रिलेटरल होता है आपका रेक्टेंगल। तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा, अभी देखना आप। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इनडायरेक्टली एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखना आप। सबसे पहले मुझे पता है बेटा यहाँ पे ए सी इज अ डायमीटर। भैया डायगोनल तो है ही सही लेकिन कहा गया डायमीटर भी है। ए सी इज ए डायमीटर। अगर ए सी डायमीटर है बेटा तो ये एक सेमी सर्कल बन गया। और मैं जानता हूँ एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, थ्योरम पढ़ा रखी है मैंने आपको। ये देखिए ये ए सी आपका क्या है बेटा, डायमीटर है। तो ये डायमीटर एक सेमी सर्कल बना रहा है, तो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, बी पे। तो आप बोलेंगे एंगल ए बी सी
इक्वल टू 90 डिग्री, कहानी खत्म। एंगल ए बी सी का मतलब एंगल बी, और लॉजिक एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। भैया सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, कहानी खत्म। एंगल ए बी सी का मतलब एंगल बी, एंगल ए बी सी का मतलब एंगल बी आ चुका है 90 डिग्री। और फिर भैया ये तो पता ही है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छे से पता है, क्या? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना 180 डिग्री। क्यों? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया मतलब अपने आप उसकी कंडीशन लग गई, क्या? उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180, बी कितना है 90, तो एंगल डी भी कितना आ गया? एंगल डी भी आ चुका है 90 डिग्री। तो ये तो कहानी खत्म हो गई कि एंगल बी 90 हो गया, एंगल डी 90 हो गया। अब किसका नंबर लेना है? ए और सी का। तो ए और सी का नंबर लेना है ना, तो अब की बार हमारा जो हमने डायमीटर पिछली बार क्या लिया था ए सी, अब की बार भाइयों वो डायमीटर हम ले लेते हैं बी डी। अब अगर हम बोलेंगे बी डी इज ए डायमीटर, अगेन बी डी इज ए डायमीटर, इसको इरेज कर देता हूँ। पहले ए सी डायमीटर लिया था, अब बी डी को ले लेता हूँ। नाउ बी डी इज ए डायमीटर। अगर मैंने बी डी को डायमीटर ले लिया ना तो मज़ा आ गया भैया। अब ये रहा बी डी को डायमीटर लिया, तो बी डी को डायमीटर लेने पे कहानी क्या आ गई बेटा? बी डी को डायमीटर लेने पे हमारा ये बन गया सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल में हमने देखा कि बी डी जो है वो कहाँ पे आके मिल रहा है? ए पे। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ बी डी इज अ डायमीटर, हैंस एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड द लॉजिक इज सेम। एंगल इन अ सेमी सर्कल is the right angle. Angle in a semicircle is a right angle. सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। और एंगल बी ए डी का मतलब इनडायरेक्टली क्या है बच्चों? एंगल ए 90 डिग्री आ गया। और फिर वही हमारी पुरानी पिक्चर कि अगर एंगल ए 90 है तो बेटा हमारे पास हमें कहानी पता है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। तो इस बार पहले से ही लिख देते हैं, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हैंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए कितना है 90, तो 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और जैसे ये कहानी हुई तो एंगल सी कितना आ गया? 90 डिग्री। एंगल सी 90 आ गया, एंगल ए 90 है। पिछली बार बी और डी दोनों 90 थे। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूँगा? नाउ हियर आई हैव द रिजल्ट, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी डी ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। कहानी खत्म। इसलिए ए बी सी डी क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। तो ये आपकी बुक में बेटा सरकारी किताब में क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसका मैंने इतना सिंपलेस्ट आपको सॉल्यूशन दिया है। तो ये थ्योरम भी है, तो आपको याद रखनी बेटा। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ नया प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों जो थ्योरम है आपके लिए वो बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपके सरकारी किताब का एक्सरसाइज 10.5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है ना वो रेक्टेंगल होना चाहिए। तो आज से याद रखना आप रिजल्ट, एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ऑलवेज ए रेक्टेंगल। तो भैया मैंने सबसे पहले तो ये आपके लिए एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाया। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ भाइयों? पैरेललोग्राम। तो मुझे प्रूव करना है कि इस साइक्लिक पैरेललोग्राम को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा? ईच एंगल 90 डिग्री लेके आना है। क्योंकि अगर मुझे रेक्टेंगल बताना है तो मेरे पास तो कहानी यही होती है, ईच एंगल 90। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि ए बी सी डी ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। भाई मुझे पहले से पता है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल बी एंगल डी के बराबर है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। लॉजिक, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
एंगल बी एंगल डी के बराबर है। और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट अभी से पता है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अब मुझे एक चीज़ और पता है क्या, कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। भैया साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल B प्लस एंगल D कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। ये मुझे दे रखा है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। मुझे एंगल B प्लस एंगल D 180 पता है क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। और वहां से कहानी क्या है, वहां से कहानी ये है कि B और D बराबर है। इसका मतलब D की जगह भी B लिख सकते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180 ट्वाइस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। कहानी खत्म। इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री आ गया। इस पैरेललोग्राम ABCD का एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो अपने आप चारों एंगल 90 हो गए। क्यों? क्योंकि भैया अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया ना, तो अगर एंगल B 90 है तो D भी 90 होगा, क्योंकि B और D तो बराबर होते हैं। हम जानते हैं इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। बहुत अच्छे से पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या होता है बेटा 180 डिग्री पैरेललोग्राम में। क्यों? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। तो भैया कहानी क्लियर है कि B अगर 90 है तो A भी कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल A 90 है तो A के अपोजिट में क्या है C, तो डेफिनेटली एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये तो पैरेललोग्राम में होता ही है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C और वो भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट मिल गया कि ईच एंगल कितना आ चुका है 90 डिग्री। और जिस क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है वो रेक्टेंगल होता है। हैंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपका क्वेश्चन खत्म दोस्तों। तो थ्योरम है और आपकी सरकारी किताब का क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। तो बच्चों देखो, ये अपने आप में बहुत ही प्यारी थ्योरम है और आपकी सरकारी किताब में जो ऑप्शनल करके एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 10.6, उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6। वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपकी सरकारी किताब के अंदर एक्सरसाइज 10.6 में। वो ऑप्शनल है, उसको कोई करवाता नहीं है, लेकिन बेटा मैं तो सब कुछ करवाता हूँ। तो उस ऑप्शनल एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत प्यारी थ्योरम है। सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की किसी भी एक साइड को अगर आपने डायमीटर ले लिया और सर्कल बना रहे हैं, जैसे मैं सपोज ये जो ABCD आपके पास मैंने बेटा ये जो फिगर बनाया है, मैं बोल रहा हूँ ABCD एक रोम्बस है और इस रोम्बस ABCD की साइड AB को मैं डायमीटर लेके सर्कल बना रहा हूँ। तो मैं बेटा इस तरीके से सर्कल बनाऊँगा। तो आप जानते हैं आधा सर्कल ऊपर बनेगा, आधा सर्कल नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से मेरी कहानी कुछ बनती हुई आएगी। A और B से मेरा सर्कल पास होता हुआ जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो आपके पास कहानी क्या रहेगी कि मेरा जो सर्कल बनेगा ना बच्चों, वो थोड़ा सा कंसिडर कर लेना यहाँ पे हाल फिलहाल, कि अगर हमने ये जो सर्कल बनाया तो वो जो सर्कल है वो A से जाएगा और B से जाएगा। पहली बात तो ये हमें बताना है कि यहाँ पे वो जो पिक्चर बनेगी ना, आपके पास एक बार फिर वापस दोबारा फिगर बनाऊंगा। यहाँ पे जो पिक्चर बनेगी, जैसे आपने ये इसका डायगोनल बनाया और आपने ये इसका डायगोनल बनाया, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ना, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये किस तरह से बनता हुआ जाना चाहिए, ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए। इसलिए मैंने जानबूझ के सर्कल आपको बना के दिखाया था कि ताकि आप अगर बनाएं तो आपको हमेशा तरीके से बनाना है। मतलब पहले क्या करना है बेटा, पहले तो इस रोम्बस के डायगोनल्स बनाने हैं। इस रोम्बस का डायगोनल बनाया आपने, एक तो बनाया BD और एक बनाया आपने दोस्तों AC। तो इन दोनों के डायगोनल ने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया बेटा, यहाँ पे। इस पॉइंट का अपन नाम लिख देते हैं E। तो इन दोनों डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपका सर्कल पास होना चाहिए। कब? जब आप किसी भी एक साइड को डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे। तो मेरी जो रियल पिक्चर बनती हुई आएगी दोस्तों, वो इस तरह से आएगी। ये अब बनेगा आपका मामला, इस तरह से मेरा सर्कल बनेगा। ये जो सर्कल बन रहा है ये कहाँ से पास होना चाहिए, E से पास होना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है।
अभी तो मैंने आपको जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था ना उसके रिगार्डिंग बताया कि हो क्या रहा है कि भैया ए बी सी डी मेरे पास एक रोम्बस है, इस रोम्बस के एक डायगोनल बी डी है, एक डायगोनल ए सी है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है। बस फिगर बनाना है, इसके बाद सॉल्यूशन तो 2 मिनट का भी नहीं है। हमें बताना है कि इस साइड ए बी को या किसी भी साइड को अगर आपने डायमीटर लेके सर्कल बनाया तो वो इस पॉइंट ई से पास होना चाहिए। डेफिनेटली होगा। कैसे? पहले बात तो हमें पता होती है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब मुझे ये चीज़ तो पता है कि ये एंगल कितना हो गया भैया, ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90 है। मैंने आपके लिए लिख दिया बेटा, ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90। अब कहानी क्लियर हो गई बेटा कि अगर ये एंगल 90 है, अगर ये एंगल 90 है, इसका मतलब एंगल ए ई बी कितना हो चुका है? दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा अगर ये कहानी हो गई ना, तो अब आपके पास मज़ा आने वाला है। एंगल ए ई बी अगर 90 डिग्री हो चुका है तो हम जानते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो भैया इस ए बी को आपने डायमीटर लिया था और डायमीटर लेने पे अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब कहानी सीधी सीधी सी है कि ये इस पॉइंट ई से पास होगा, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये होता है। और ये एंगल 90 डिग्री आ चुका है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है और ये एंगल मुझे 90 डिग्री मिल चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल है ये पास होगा बेटा किससे? हैंस सर्कल पासेस थ्रू ई, इसलिए सर्कल पास होगा किससे? ई से। अब ई क्या है? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसका तो हम क्या करें? हमें पता है कि भैया एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, और एंगल ई जो है वो 90 डिग्री आ चुका है। एंगल ए ई बी, अगर एंगल ए ई बी 90 डिग्री है तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, हमें पता ही है। और डायगोनल क्या करता है? सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये एंगल 90 है। तो डेफिनेटली अगर ये एंगल 90 है तो बेटा एक साइड ये दे रखी है, यहाँ से ये 90, तो फिर दो 90 तो हो नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली पता लग गया कि अगर ये एंगल 90 है और ई जो है वो इन डायगोनल, सॉरी इन दोनों डायगोनल का राइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब ई जो है वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई से हमारा डेफिनेटली पास होगा। हैंस सर्कल पासेस थ्रू ई। ये हमारी कहानी बेटा ख़त्म हो गई। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक थ्योरम भी एक तरीके से। तो आप इसको तैयार करिएगा। लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पे क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और अगर ये एंगल 90 है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो बेटा ये जो पॉइंट ई है इससे ही आपका सर्कल पास होगा। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस के आज अच्छे से प्रैक्टिस करना और दोबारा रिपीट करना इनको। बाकी फिर अपन कल मिलेंगे और कल अपन ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। थ्योरम बहुत सारे मैंने आपको बता दी। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं।
इसका मतलब एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। ये जो पी आर क्यू है ये एंगल पी टी क्यू के बराबर आ गया। लॉजिक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक बार लिख रहा हूँ दोबारा नहीं लिखूंगा दोस्तों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल पी आर क्यू एंगल पी टी क्यू के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे कहानी कुछ और दे रखी थी यार, अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे यूँ दे रखा था कि ये एंगल जो है ना उस एंगल के बराबर है। मुझे गिवन में ये कंडीशन दे रखी थी क्या, कि एंगल पी आर क्यू, मुझे गिवन में दे रखा था एंगल पी आर क्यू एंगल पी एस क्यू के बराबर है। ये मुझे दे रखा था पी आर क्यू पी एस क्यू के बराबर है, मुझे ये दे रखा था पी आर क्यू जो है वो पी एस क्यू के बराबर है। और यहाँ से मैंने देखा, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। आपने देखा पी आर क्यू पी एस क्यू के बराबर है, यहाँ पे पी आर क्यू पी टी क्यू के बराबर है, तो 1 और 2 से दोनों का आर एच एस पार्ट बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल पी टी क्यू बाई यूजिंग 1 एंड 2। पी एस क्यू पी टी क्यू के बराबर हो गया, ये हमें पता लगा, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 3। और ये होते हैं बेटा अनर्थ हो गया, ये होते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थ हो गया, लफड़ा पड़ गया। पता है क्यों, क्योंकि आपने इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, ये सर क्या कह रहे हैं, कैसे अनर्थ हो गया। देखिएगा, एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास यहाँ पे क्यू टी एस, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे आपके पास क्यू टी एस, अगर आप फोकस करेंगे तो आपने देखा कि ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का। ये देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा और ये वाली साइड आपने प्रोड्यूस कर रखी, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला कौन सा एंगल, पी टी क्यू, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर आ गया आपका, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कभी भी इंटीरियर एंगल के बराबर नहीं हो सकता। तो ये होते ही लफड़ा पड़ गया। तो आपने इन ट्राइंगल क्यू टी एस आप क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू इन ट्राइंगल क्यू टी एस एक्सटीरियर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल क्यू एस टी, इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल क्यू एस टी, क्यू एस टी। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के बराबर हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हो चुका है, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल जो है उन दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा इस इंटीरियर एंगल से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। और यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल के क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मैंने लिखा बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल कैन नेवर बी, बिकॉज an exterior angle can never be equal to its opposite interior angle, can never be equal to its opposite interior angle, hence this is a contradiction। इसलिए ये एक contradiction हो गया है, hence this is a contradiction। और अगर contradiction है तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो एक ही केस हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है। भाई हमारे पास तो ये आ चुका है और ये तो अब एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब, इफ़ एस एंड टी विल कोइंसाइड, बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली, बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली। तो इसमें आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ा, बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली,
क्योंकि भैया सिचुएशन तो ये आ चुकी है क्या कि ये एंगल जो है ना इस एंगल के बराबर हो चुका है। तो भैया अगर एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर हो चुका है ना तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ नहीं है, ये कहाँ है, यहाँ पे है। ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एस एंड टी विल कोइंसाइड। कहानी ख़त्म। अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो ही ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है एस ये वहाँ नहीं है, ये कहाँ है, यहाँ पे। और ऐसा होते ही हम बोलेंगे भैया कि चारों पॉइंट क्या हो गए, सर्कल पे आ गए। तो इस तरीके से बेटा इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो आपको ये अच्छे से तैयार करनी है, आपको समझना है कि इसमें हुआ क्या, मैंने किस तरीके से किया। तो पहले तो पूरी बात आपको समझनी है बेटा कि कैसे मैंने ये एक लाइन सेगमेंट बनाया था, एक पॉइंट यहाँ लिया था, एक पॉइंट यहाँ लिया था। अब सेकेंड केस जो है, जो मैंने केस 2 आपको बताया था कि जब ये एस पॉइंट बाहर नहीं आके अंदर आएगा तो वहाँ पे भी बेटा सॉल्यूशन तो एज इट इज़ है, बस उसका फिगर आपके लिए एक बार और मैं बना के शो कर देता हूँ कि उस केस में क्या होगा। सॉल्यूशन एज इट इज़ है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था ना कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो ट्वाइस होता है बाउंड्री वाले एंगल का, वहाँ पे बताया था। तो मैंने 3 केस लिए थे, माइनर आर्क, सेमी सर्कल, मेजर आर्क। यहाँ पे भी पिक्चर ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन सेगमेंट लिया आपने, ये P है, ये Q है। जैसे ही P को Q से मिलाया लाइन सेगमेंट बन गया। R पॉइंट आपका यहाँ पे है और S पॉइंट अब की बार आपने अंदर ले लिया, यहाँ पे ले लिया। तो आपने क्या किया, इन तीनों पॉइंट से जाने वाला सर्कल तो बना दिया। अब की बार S अंदर रह गया। तो भैया अगर S अंदर रह गया तो कहानी क्या है, कहानी आपकी ये है कि आप बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आपने बोला एंगल पी आर क्यू वो इस एंगल पी एस क्यू के बराबर है, ये आपने बोला। अब ऐसे कंडीशन में आपको इस पी एस को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका एस पॉइंट अगर इनसाइड रह गया ना बेटा, सर्कल तो बन गया, एस तो अंदर ही रह गया। पिछली बार एस बाहर था तो सर्कल ने इंटरसेक्ट किया था, अब की बार पी एस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे जाके कट करेगा तो हम बोलेंगे इस टी पॉइंट पे जाके कट किया और अब की बार पिक्चर अपनी वापस वही हो जाएगी। हम बोलेंगे भैया कि क्यू को टी से ज्वाइन कर दो, क्यू को टी से ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन करते हम हमारी थ्योरम लगा देंगे। हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल, अब देखना इसको और शॉर्ट में बताता हूँ, ये एंगल एक्स है, ये एंगल आपका वाई है और ये एंगल आपका क्या बन गया, जेड बन गया। अब हमें ये पता है कि जैसे ही सर्कल के बारे में बात करते हैं तो थ्योरम होती है एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो हमें ये तो पता लगे कि एक्स किसके बराबर है, एंगल जेड के। कैसे, जो थ्योरम बोली एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। और गिवन कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई बराबर है। गिवन कंडीशन है एक्स और वाई बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। अल्टीमेटली वाई किसके बराबर आ गया, जेड के। और वापस वही हमारी पिक्चर फ्लोप हो गई। वाई अगर जेड के बराबर आ गया तो ये देखिए क्यू एस टी ट्राइंगल में वही सेम कहानी, क्या एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के बराबर हो रहा है। जैसे ही इस वाले ट्राइंगल को वापस ले लेंगे क्यू एस टी को, तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल के बराबर आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। ऐसा नहीं हो सकता। तो हो गई हमारी कहानी ओवर। और बेटा मैंने इस वाले केस का भी फिगर आपको बना के दिखा दिया कि जब एस पॉइंट अंदर रह जाएगा तो क्या होगा और जब एस पॉइंट बाहर होगा तो क्या होगा। तो दोनों केस लेने पड़ते हैं बेटा इस वाली थ्योरम में, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की कहानी। बाकी मेरे दोस्तों कल मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, मज़ेदार वाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो थ्योरम्स है वो बड़ी प्यारी प्यारी है। तो कल तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम्स करेंगे और फिर उसके बाद हम है ना इसके इस वाले कॉन्सेप्ट के, आर्क वाली थ्योरम्स के और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली थ्योरम के, दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो लंबा चलेगा वो प्रोग्राम, क्वेश्चंस वाला प्रोग्राम भी अपना 3-4 दिन तक चलेगा। अभी कल तो अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाकी फिर अपन कल मिलते हैं। और आपको जो जो भी मैंने थ्योरम्स बताई बेटा आज, आप इन सब की प्रैक्टिस करना ताकि कल जब हम मिलें तो आपका कॉन्फिडेंस उस हिसाब से रहे। ओके, मिलते हैं बेटा, बाय बाय।